हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलोरिंग शिक्षा द्वार। जो आज का लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आपका बीए जो कोर्स नया स्टार्ट किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ये आपके लिए एक बहुत गोल्डन चांस है कि आपको एग्ज़ाम हो चुके हैं, सारे एंट्रेंस कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद एमयू ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है। बस थोड़ा सा मुश्किल ये है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और उसकी टाइम कम होने की वजह से हम थोड़ा सा स्पीडली लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे और ये एलोरिंग शिक्षा द्वार की तरफ से आपके लिए फ्री लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। आप लोग मेहनत कीजिए और इंशाल्लाह आप इसमें सिलेक्शन पाएंगे। देखिए, बीएड का जो कोर्स है एमयू में पहले से चलता आ रहा है, बट जो ये वाला कोर्स है जो बीएड चलता है वो ग्रेजुएशन लेवल का था, बट ये 12th लेवल पे गया है। 4 साल के लिए ये कोर्स होता है। बीए बीएड आपके दोनों इंटीग्रेटेड हैं, 4 साल में दोनों कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात आती है कि इसमें पूछा किया जा रहा है, सिलेबस इन लोगों ने वही रखा है जो अब हमारा बीएड का होता है। बस दोनों में फ़र्क क्या है, वो एक ग्रेजुएशन लेवल का होता है, ये 12th लेवल का होता है। तो हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं जो इसके क्वेश्चंस का फ्रेम होगा वो कहीं ना कहीं उससे इजी मेथड होगा जो हमारा बीएड का एंट्रेंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सिलेबस का कि इसमें पूछा किया जा रहा है। रीजनिंग 25 मार्क्स, उसके बाद आपका इंग्लिश 25 का है, इंग्लिश 25 मार्क्स, और उसके बाद जीएस आपका 25 मार्क्स और एप्टीट्यूड आपका 25 मार्क्स। अब हम जो इस लेक्चर में बात करेंगे वो हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग आप लोगों ने 12th क्लास तक अभी तक ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने इसको जिया है। रीजनिंग को हर कोई जीता है, बट ये है कि हम लोगों ने एज ए सब्जेक्ट इसको अपने कोर्स में नहीं पढ़ा है। यहाँ पे रीजनिंग मैं आपको थोड़ा सा इसका मतलब बताता हूँ। रीजनिंग होती क्या है, किसी चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, उसको बताना ही हम रीजनिंग कहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैं अगर आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ उसका रीज़न मैं जो दे रहा हूँ वो रीज़न ही बस उसका एक रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो साथ के हैं, उनका रीज़न उस चीज़ का दूसरा हो सकता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चंस के बहुत रीज़न्स हो सकते हैं सॉल्व करने के। ये सब डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसा काम कर रहा है, आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। और रीजनिंग क्यों आखिर ये ऐसा क्यों है कि सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि ये हमारा सब्जेक्ट से होता नहीं है, फिर भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। इसका बस एक वही है, आपका कहीं ना कहीं माइंड को चेक करने के लिए, प्रेजेंस को चेक करने के लिए आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बीएड में मैंने आपको बता दिया कि 25 मार्क्स मतलब 25 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के मिलेंगे। रीजनिंग जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये हर एक, अगर आप लेक्चर जो आपको रिकॉर्ड लेक्चर दिए जा रहे हैं, अगर आपने ये लेक्चर सही से देखे तो इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स रीजनिंग में ले सकते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चैप्टर्स पूछे जाते हैं रीजनिंग के, सबसे पहले एक होता है एनालॉजी। मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद 1 by 1 चैप्टर्स हम करेंगे। एनालॉजी होता है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग होता है, नंबर सीरीज होता है, ब्लड रिलेशन होता है, लेटर सीरीज होता है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है, क्लॉक एंड कैलेंडर होता है, ऑड आउट होता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट होता है, सिलोजिज्म होता है, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे मैंने 11 चैप्टर्स आपको बताए हैं। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, जिससे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो आपका हो गया एनालॉजी। एनालॉजी से मैंने अभी प्रीवियस ईयर का जो बीएड का पेपर है मैं उसी को चेक कर रहा था, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके एनालॉजी से पूछे गए हैं। और आप कोई भी एंट्रेंस उठा लें एमयू का, एनालॉजी से जो रीजनिंग का जो होता है एनालॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका नंबर सीरीज, सबसे ज़्यादा एनालॉजी से, उसके बाद नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका एक होता है कोडिंग डिकोडिंग, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लेटर सीरीज नंबर सीरीज का ही पार्ट है, हम इनको जब इसको पढ़ाएंगे तो हम आपको बता देंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स आपके हैं, आपका एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट।
ये आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सारे चैप्टर्स में से किसी से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी से 3 पूछे जा रहे हैं, किसी से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एनालॉजी से आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर। एनालॉजी जो मैं आपको बता दिया है कि 4 से 5 क्वेश्चंस आपको जो ये एंट्रेंस होने वाला है उसमें आपको ज़रूर मिलेंगे। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर आज का, एनालॉजी। तो एनालॉजी आज का पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एनालॉजी होता क्या है, एनालॉजी का मतलब क्या है। वर्ड्स का मीनिंग आप लोग समझ रहे होंगे। एनालॉजी जो वर्ड्स है इसका मतलब क्या होता है आप इसको समझ रहे होंगे। मैं इसका आपको मतलब बता दूं। इसका मतलब होता है हैविंग सिमिलर फीचर्स। ये आपका एनालॉजी का मतलब होता है। 2 या 3 या 4 या 5 जो वर्ड्स हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं, जो लेटर हैं, उन सब का जो सिमिलर फीचर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। रीजनिंग की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, अगर हम एनालॉजी वर्ड्स का मतलब समझें तो मैं एक सिंगल वर्ड्स में कह सकता हूं कि सिमिलरिटीज़ जो होती हैं। मैं यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक ब्लैक पेन है और एक आपका ब्लू पेन है। सिमिलरिटीज़ क्या हैं, दोनों पेन हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। लेकिन रीजनिंग की लैंग्वेज में हमें कैसे सीखना है, चलिए अब हम एनालॉजी की बात करते हैं। एनालॉजी में हम जो हमसे क्वेश्चंस जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं वो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है इन्होंने। वर्ड एनालॉजी होता है, वर्ड एनालॉजी होता है। दूसरा आपका हो गया अल्फ़ाबेट एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी हो गया, अल्फ़ाबेट एनालॉजी हो गया आपका, और उसके बाद आपका नंबर एनालॉजी। एक और होता है लास्ट और फोर्थ, जिसको हम कहेंगे वो क्या होता है कि मिक्स एनालॉजी। जो आपका मिक्स एनालॉजी है वो पहले हम 1 बाय 1 हर एक को पढ़ेंगे। पहले मैं अगर वर्ड एनालॉजी पे बात करेंगे, फिर अल्फ़ाबेट पे बात करेंगे, फिर नंबर पे बात करेंगे। जो मिक्स एनालॉजी है इन तीनों से मिक्स करके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आइए वर्ड एनालॉजी पे बात करते हैं कि वर्ड एनालॉजी से MU कैसे क्वेश्चंस पूछता है। चारों पार्ट लिख लिया आपने। चलिए आइए हम अब सिर्फ वर्ड एनालॉजी की बात करते हैं। वर्ड एनालॉजी से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे। न्यूज़पेपर, उसके बाद आपको एनालॉजी से जो वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन मिलेंगे वो इस तरह के मिलेंगे। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, न्यूज़पेपर, प्रेस, क्लॉथ। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे और ए ऑप्शन आपका हो गया मील, दूसरा हो गया आपका टेक्सटाइल, उसके बाद आपको मिल जाएगा टेलर, इसके बाद फोर्थ ऑप्शन मिलेगा फैब्रिक। आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। अब हमको समझना ये है कि इन्होंने क्वेश्चंस जो ये फ्रेम किया है इसमें क्या पूछा है। न्यूज़पेपर का रिलेशन किससे दिखाया है, प्रेस से दिखाया है। पूछ किसका लिया, क्लॉथ का पूछ लिया। देखिए मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया, जब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे कि हमको इसमें लॉजिक देखना होता है, रीज़न क्या है। सबसे पहले आप फाइंड आउट करो न्यूज़पेपर का प्रेस से क्या रिलेशन है।
अगर आप इसको फाइंड आउट कर देते हैं न्यूज़पेपर से प्रेस का क्या रिलेशन है, तो आप आराम से इसका आंसर पा सकते हैं कि क्लॉथ का इन 4 में से किस से रिलेशन हो सकता है। देखिए न्यूज़पेपर का प्रेस से क्या होता है। प्रेस में न्यूज़पेपर आपको पता है कि छपता है, कहाँ पे छपता है न्यूज़पेपर, प्रेस में छपता है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया प्रेस और न्यूज़पेपर का क्या रिलेशन हो सकता है, क्या रिलेशन है। तो इसी हिसाब से आप क्लॉथ का रिलेशन निकालना है। जब न्यूज़पेपर आपका प्रेस में बनता है तो क्लॉथ कहाँ बनता है, टेक्सटाइल, टेलर, फैब्रिक या मील, ये आपको रीज़न निकालना है। आप सबको पता है कि मील में आपका क्लॉथ बनता है, ठीक है। न्यूज़पेपर आपका कहाँ बनता है, प्रेस में। तो क्वेश्चन उसने क्या करा है कि क्लॉथ कहाँ पे बनता है, तो हम उसको देख सकते हैं कि कहाँ पे, क्या टेक्सटाइल में बनता है, टेलर कपड़ा बनाता है, नहीं कि कपड़ा बनता है, फैब्रिक इसका फैब्रिक से क्लॉथ नहीं बनता, तो कहाँ पे बनता है, मील पे बनता है। ये आपका क्या हो गया, वर्ड एनालॉजी। अब मैं आपको और इसकी डिटेल्स बता देता हूँ कि जो वर्ड एनालॉजी है आप किस किस पे आपसे बात करेगा। चलिए 1 बाय 1 इसको हम करते हैं। देखिए ये सबसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कंट्री, कैपिटल और कंट्री उसकी कैपिटल हो गई और आपका क्या हो गया, करेंसी हो गई। इस करेगा, मान लीजिए उसने क्वेश्चन आपको दे दिया, यहाँ पे लिख दिया इंडिया, सिंपल इंडिया लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया आपको दिल्ली, दिल्ली लिख दिया। उसके बाद आपको देता है बांग्लादेश, और आपसे इसका क्वेश्चन पूछ लिया। कंट्री, कैपिटल, करेंसी पे वो ऐसे क्वेश्चंस करता है। इंडिया का उसने आपको क्या दिया, दिल्ली दे दिया, और आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया उसने बांग्लादेश दे दिया। उसके बाद उसने उसको क्वेश्चन कर लिया उस पर। अब बताइए बांग्लादेश का आपको क्या रहेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको 4 ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे और उसमें से आपको बताना होगा कि क्या होगा। चार ऑप्शन आपको क्या दे दिया, ढाका दे दिया, लंदन, टोक्यो, इजिप्ट। हमको रिलेशन देखना है पहले, इंडिया और दिल्ली के रिलेशन क्या है। इंडिया दिल्ली का रिलेशन अगर आप फाइंड आउट कर देते हैं तो उसके बाद अब बांग्लादेश का जो आपसे क्वेश्चन किया गया है वो आप बता सकते हैं। इंडिया और दिल्ली, अब ये हम रिलेशन कब समझेंगे, वर्ड एनालॉजी में समझने का कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप जो मैं चीज़ यहाँ पे लिखा जा रहा हूँ, आपको ये सब चीज़ें आपको याद करनी होंगी। सारे कंट्रीज़, उनके कैपिटल्स और उनकी करेंसी। अगर आपको ये सब याद है तो आप इस रिलेशन को समझ जाएंगे। अगर आपको याद ही नहीं है किसी कंट्री का कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, तो वो समझना आपको मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि इंडिया का यहाँ दिल्ली लिखा है तो सीधा सीधा हम समझ सकते हैं कि इंडिया कंट्री, उसका कैपिटल क्या है, दिल्ली है। पूछा किसका है हमसे, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का अगर आपको कैपिटल पता होगा बहुत इजीली आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, ढाका, लंदन, टोक्यो, इजिप्ट। अब इनमें से किसका कैपिटल, कौन सा कैपिटल बांग्लादेश का है, वो आपका राइट आंसर होगा। लेकिन ये चीज़ कैलकुलेशन की नहीं है, वर्ड एनालॉजी में मैं आपको पहले भी बताया था, ये आपको याद करने वाली चीज़ है। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल होती है वो आप ढाका होती है। क्या होती है, ढाका होती है। तो इसमें फर्स्ट आप ये नोट कर लीजिए, आपको सबसे पहले इस चैप्टर के लिए आपको ये कंट्री और उनके कैपिटल्स और करेंसी, ये सब आपको याद करनी होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको किसका दिया था, कैपिटल का दिया था। मैं इसे हटा देता हूँ, कैपिटल को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे किस करेंसी लिख देता हूँ, इंडिया का करेंसी मैंने लिख दिया आपको। उसके बाद वो सेम वही आपसे उसकी करेंसी पूछ लेगा।
उसके आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे करेंसी के। यौन, तो ये आपके 4 इन्होंने क्या करा, करेंसी दे दी। अब क्वेश्चन किस पे कर दिया, अब उन्होंने क्वेश्चन आपको उस पे कर दिया, करेंसी पे कर दिया। इंडिया का रुपीज़ होता है तो बांग्लादेश का क्या होता है, बांग्लादेश को आपको बताना है। अगर आपने ये सब चीज़ें याद कर ली तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि बांग्लादेश का क्या होता है, टाका। तो मैंने आपको पहली चीज़ नोट कराई है, तो आपको कंट्री, कैपिटल और उनकी करेंसीज याद करनी है। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन वो जो वर्ड एनालॉजी है उस पे किससे कर सकता है। ऑक्यूपेशन, वर्किंग प्लेस, आपका क्या हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, वर्किंग प्लेस हो गया, और उसके बाद जॉब प्रोफाइल। ये भी आपको सब याद करनी होंगी। देखिए क्वेश्चन कैसे करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन होगा आपके लिए। लॉयर का कोर्ट होता है, तो वो सेकंड आपसे किसी भी का पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको दे दिया, हम ले लेते हैं फार्मर का। अब ये आप मत सोचिएगा कि इतनी इजी क्या क्वेश्चन है एमयू में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस पेपर देखिए, क्या वर्ड एनालॉजी से यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत इजी। आपको लॉयर दे दिया, उसका कोड दे दिया, उसके बाद पूछ किसका लिया, फार्मर का पूछ लिया। अब इसमें आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आपको ऑप्शन मिल गया शिप का, मिल गया फील्ड, मिल गया किचन, मिल गया ETC, ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अच्छा, आप इसका रिलेशन समझ रहे होंगे, लॉयर, कोर्ट और फार्मर का पूछिया है। लॉयर कोर्ट का क्या रिलेशन है, लॉयर एक ऑक्यूपेशन है, कोर्ट क्या होता है उसका, वर्किंग प्लेस होता है। कोर्ट क्या होता है, वर्किंग प्लेस होता है। तो फार्मर का वर्किंग प्लेस क्या होता है, सबको पता ही होगा। फार्मर का वर्किंग प्लेस क्या होता है, फील्ड होता है। तो ये क्वेश्चंस आपको उससे पूछ सकता है। उसके बाद वो जॉब प्रोफाइल पे क्वेश्चन जो आपका होगा वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पे आपको दे दिया वेटर, उसका दे दिया आपको सर्विंग, ठीक है। वेटर का क्या दे दिया, सर्विंग दे दिया। उसके बाद वो पूछ लेता है आपका फार्मर का ही, यहाँ पे फिर वो फार्मर दे देता है और इससे आपका पूछ लेता है वेटर का सर्विंग। क्या समझ रहे हैं आपसे, क्या रिलेशन है। मैंने आपको बताया रीजनिंग में आपको रीज़न चाहिए होता है, अगर आप रीज़न पकड़ गए तो आप नेक्स्ट जो उसका आंसर दे सकते हैं। वेटर का सर्विंग, वेटर ऑक्यूपेशन हो गया। सर्विंग क्या होता है, सर्विंग आपका क्या होता है कि एक जॉब प्रोफाइल होती है। वेटर का काम क्या होता है, सर्विंग करना होता है। फार्मर का क्या होता है, फार्मर का तो सबको पता ही होगा, फार्मर क्या काम करता है, फार्मिंग। इसका क्या होता है, फार्मिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फार्मिंग। फील्ड में काम करता है, फसल उगाने का काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं। वेटर, आप रेस्टोरेंट में गए होंगे, आपने सब लोगों ने देखा ही होगा, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो खाना लेके आता है उसको हम क्या कहते हैं, वेटर कहते हैं। उसका काम क्या होता है, खाना सर्व करना होता है।
इसका ऑक्यूपेशन जो है वेटर जो ऑक्यूपेशन है उसका जो जॉब प्रोफाइल है वो सर्विंग होती है। फार्मर का क्या होता है, वो उसका फार्मिंग होती है। ये 2 टाइप्स हो गए। तीसरा आपसे जो क्वेश्चन इस पे जो वर्ड एनालॉजी पे करेगा वो भी आप देख लीजिए। थर्ड वन देखिए आप, स्टेट और उनकी कैपिटल। स्टेट पूछ लेगा और उनकी कैपिटल पूछ लेगा। जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा यहाँ पे दे देगा हरियाणा। अच्छा, यहाँ पहले मैं बता दूँ, स्टेट और कैपिटल ये सब भी आपको याद करना है। स्टेट और उनके कैपिटल, जितने हमारे जो टोटल स्टेट हैं वो सब स्टेट के नाम और उनके कैपिटल्स क्या हैं उन पे वो क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ मैं हरियाणा लिख रहा हूँ। हरियाणा का कैपिटल क्या है, सब लोगों को पता होगा। हरियाणा और पंजाब जो है उन दोनों का जो कैपिटल है वो सेम है, एक ही है। वो क्या है आपका, चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब का जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। यहाँ पे उसने क्वेश्चन आपको दे दिया, हरियाणा का दे दिया कि हरियाणा का क्या है, चंडीगढ़ है। आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा, कुछ भी कोई भी स्टेट का नाम दे सकता है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिक्किम। क्वेश्चन किस पे कर लिया आपसे, सिक्किम पे कर लिया कि सिक्किम का कैपिटल क्या होता है, वो आपको बताना होगा। ऑप्शन यहाँ बहुत सारे दे देगा, पटना दे देगा, आपको गोवा दे देगा, पनाजी दे देगा, कोलकाता, बहुत सारे ऑप्शन आपको दे देगा, कोलकाता दे देगा। तो हमको बताना किसका है, सिक्किम का बताना है। तो सिक्किम का कैपिटल क्या होता है बताए, आप लोगों को पता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई कि जो आपका वर्ड एनालॉजी है इसमें सब याद करने वाला है, आपको ये याद करना होगा। तो अगर आपने सारे स्टेट्स और उनके कैपिटल्स को याद कर लिया तो आपका इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, हरियाणा का मैंने चंडीगढ़ लिखा तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एक स्टेट का नाम है और जो चंडीगढ़ है ये इसका कैपिटल का नाम है। तो उन्होंने जो सिक्किम का पूछा है, अगर आप लोगों ने इसको याद किया है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 कैपिटल्स वो दे देगा आपको। उसमें से आपको जो कैपिटल्स जो आंसर देना होगा वो देना होगा। सिक्किम का कैपिटल क्या होता है बताएगा कोई? सिक्किम का कैपिटल गंगटोक होता है। अगर आप लोगों ने याद करेंगे तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो आपका वर्ड एनालॉजी है, वर्ड एनालॉजी में आपको कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत है नहीं। वर्ड एनालॉजी में जो आपको करना है सिर्फ आपको याद करने वाला है। आप याद कर लेंगे तो ये इसका आंसर आप आराम से दे देंगे। तो सबसे पहले हमने बात किसकी करी थी, सबसे पहले बात हमने कंट्री की कैपिटल और उनकी करेंसी। फिर हमने बात किसकी करी, उसके बाद हमने बात करी ऑक्यूपेशन और उनका वर्किंग प्लेस, उस पर बात करी थी। तीसरा हमने अभी बात करी है जो स्टेट और उनका कैपिटल। अब हम 4th वन जो हमारा वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4th वन हम बात करेंगे मेल फीमेल। मेल फीमेल पे भी अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलता है डॉग, उसका मिलता है क्या, बिच। ये आपको क्वेश्चंस दे दिया, ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद उसको पूछा किसका, डॉग का बिच दे दिया। उसके बाद उन लोगों ने जो क्वेश्चन करा है वो आपसे किसका कर लिया, बुल का। ये आप समझ तो गए हैं, डॉग का बिच होता है, बहुत इजीली आप समझ गए हैं। अब उसके बाद बुल का पूछा है, यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा होता है। डोए लिख दिया, नीस लिख दिया और आपका डोए लिख दिया उसने, नीस लिख दिया। उसके बाद आपको काओ मिल जाएगा। ऐसे आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे वो दे देगा और उसमें से आपको पूछ लेगा। मेयर दे दिया। अब बताइए कि बुल का क्या होता है। डॉग क्या है, मेल है। बिच क्या है, फीमेल है। उसी हिसाब से बुल क्या है आपका, मेल है। तो इसका हमें क्या बताना है, हमें लॉजिक हम लोगों ने पकड़ लिया इससे
कि उन्होंने क्या करा है कि एक मेल लिख दिया, उसके बाद उसका फीमेल लिख दिया। उसके हिसाब से हमें इसका रीज़न तो पता चल गया है, तो रीज़न को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन पे हम अपना आंसर निकालेंगे। डॉग का अगर बिच होता है तो बुल का क्या होगा? डोए होगा? नहीं। अच्छा, डोए अगर नहीं होगा तो डोए किसका होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि डोए पे क्वेश्चन वो दे दे। स्टैग का होता है डोए, ये आप सबको पता होगा। उसके बाद उन्होंने सेकंड ऑप्शन क्या दिया है? नीस दिया है। नीस किसका होता है? नीस किसका होता है? नेफ्यू और नीस, वर्ड्स सुने होंगे, नेफ्यू और नीस। नीस किसका होता है? नेफी का होता है। उसके बाद उन्होंने काउ दिया है। काउ किसका होता है? यस, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। बुल अगर मेल है तो फीमेल क्या होता है उसका? काउ होता है। तो मैंने आपको 3 पहले बता दिए हैं, ये आपको चौथा बताया जिसे क्वेश्चन 4th वन है ये, जिससे क्वेश्चंस आपका वर्ड एनालॉजी पे पूछा जाता है, ये आपका 4th वन हो गया। उसके बाद अब हम बात करेंगे 5th वन की। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं वर्ड एनालॉजी में, इंडिविजुअल, उसके बाद एक हो गया इंडिविजुअल, उसके बाद इसका क्या देगा? वो क्लास दे देगा। उसके बाद क्या देगा? क्लास दे देगा। क्वेश्चन इस एंट्रेंस में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप किसी भी एक इंडिविजुअल का नाम लिखिए, उसके बाद उसके उसका क्या कहते हैं कि उसके नाम लिख लीजिए उसके क्लास का। मैं यहाँ सिंपल ले लेते हैं, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ले लिया, उसके बाद मैंने लिख दिया बर्ड्स। आपको पता ही होगा ऑस्ट्रिच क्या है, एक बर्ड्स का नाम होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये क्लास हो गया पूरा, इसमें सारे बर्ड्स आ गए, और एक मैंने इंडिविजुअल का नाम लिख ही दिया है। उसके बाद वो आपसे किसी एक इंडिविजुअल का आपको नाम दे देगा, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ मान लीजिए उसने क्या लिख दिया? एक इंडिविजुअल का नाम लिख दिया रेट, चूहा। रेट का सबको पता होगा कि चूहा होता है, लेकिन इसकी क्लास का नाम क्या है वो नहीं पता होगा। तो इस वजह से हमें ये सब आपको क्या है कि आपको ये सारे जो इंडिविजुअल और उनके जो क्लास होती हैं उनको याद करना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रिच का बर्ड्स होता है, तो रेट का क्या होगा? उसकी क्लास क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। रेट का जो क्लास होती है उसको कहते हैं हम रोडेंट। क्या कहते हैं? रोडेंट कहते हैं, ठीक है। तो 5th वन में क्या बात करी हमने? इंडिविजुअल और क्लास की बात करी। तो मैं आपको बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें याद करने की हैं। मैंने 4th पॉइंट आपको पहले बताया, 5th पॉइंट यहाँ पे बताया है। 5th पॉइंट में क्या बताया? इंडिविजुअल और उसकी जो क्लास होती है उसको पे वो क्वेश्चन आपसे कर सकता है। नेक्स्ट वन, वो किस पे क्वेश्चन करेगा? 6th नंबर हम लिख लेते हैं। देखिए मैं सारे उसका आपको नाम लिखवाऊँ यहाँ पे, सारे डिटेल्स दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। आप लोग खुद जाइए बुक से या फिर गूगल से, आप ये चीज़ देखिए कि किसी भी इंडिविजुअल का नाम और उसके क्लास का नाम क्या होता है। 6 नंबर पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप लिख लो एनिमल और इनके साउंड्स। ये क्वेश्चंस, इस पे क्वेश्चंस अक्सर आपको मिलेगा, एनिमल और उनके साउंड्स। एनिमल और उनके साउंड्स पे क्वेश्चन अक्सर ये पूछ लेता है। जैसे ये तो खैर आप भी जानते होंगे, कैट का तो सबको पता होगा। कैट का साउंड क्या होता है? सबको पता है, कैट सबकी फेवरेट होती है ना, तो कैट का सबको पता होगा। कैट का म्याऊं होता है, तो वो कैट का म्याऊं आपको दे दिया और वो किसी का एक का और पूछ लेगा। मान लीजिए उसने क्रॉक का पूछ लिया, इसका साउंड आपसे पूछ लिया। कैट का सबको पता है, म्याऊं सबको पता होता है क्योंकि कैट सबकी फेवरेट होती है, सब इसके साउंड्स को जानते हैं। बट वो दूसरा आपसे क्रॉक आपको दे दिया, हो सकता है कि ये ना पता हो। अगर नहीं पता है तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉक आपको दे दिया, उसके बाद वो 4 ऑप्शन आपको देगा, हर उसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 ऑप्शन देगा, 4 साउंड्स वो डाल देगा और उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि क्रॉक का क्या होता है। तो यहाँ पे आपको जो मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे हेस, आउल, क्रो, और उसके बाद ऐसे ही आपको 4 ऑप्शंस वो दे देगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे डाल दे क्वैक,
ये सारी एनिमल्स की ही साउंड होती हैं, बट हमको जो फाइंड आउट करनी है वो क्रॉक की करनी है। अगर हमको याद होगा, हमें पता होगा कि क्रॉक की साउंड क्या होता है, तो हम बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं। तो बताइए क्रॉक का साउंड क्या होता है? आप लोगों ने कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, क्रॉक का साउंड क्या होता है? क्रो। अगर आपको पता होगा तो कंफर्म आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको साउंड से नहीं पता है, आपको साउंड नहीं जानते हैं क्रॉक की, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चंस को करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है नहीं। मैंने आपको सीधा बताया, अगर आपको आता है तो क्वेश्चन सही होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। ये सब आपकी लर्न करने के ऊपर है, आपको चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। मैं 1 बाय 1 एक चीज़ बताते आपको आ रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपको जो वर्ड एनालॉजी पे मिलेंगे वो इन्हीं पे से मिलेंगे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। बस जो यहाँ पे कराया जा रहा है लेक्चर में, जो मैं आपको कराया जा रहा है इस क्लास में, तो आप वो याद कर लीजिएगा बस। उसके बाद 7 नंबर पे हम बात करते हैं। 7 पे वो जो क्वेश्चंस आपसे कर सकता है वर्ड और उनके सिनोनिम्स से भी बात करेगा। 7 पे क्या? वर्ड, ये तो ये वाला जो मैंने आपको बता रहा हूँ टाइप्स, ये वाला आपको इंग्लिश ग्रामर में भी मिलेगा। वर्ड्स और सिनोनिम्स, ये आपको इंग्लिश ग्रामर का भी ये चैप्टर है, वर्ड सिनोनिम्स या फिर वर्ड एंटोनिम्स। ठीक है, वर्ड सिनोनिम्स, वर्ड एंटोनिम, ये आपको इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर भी है और ये रीजनिंग का भी एक पार्ट है। इससे भी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस, अब ये बात आती है कि ये कहाँ तक याद करें। कम से कम जो वर्ड्स डेली यूज़ के वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हम लोगों के सामने आते रहते हैं, उनका कम से कम वर्ड सिनोनिम्स और वर्ड्स एंटोनिम्स हमको याद होने चाहिए। और ये तो आपकी वोकेबुलरी पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी जितनी अच्छी वोकेबुलरी पावर होगी उतना अच्छा आप इसमें नंबर ले सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे वो सीधा एक वर्ड दे देगा, उसके बाद उसका सिनोनिम्स दे देगा, उसके उसी तरह से वो आपको नेक्स्ट वर्ड दे के उसका पूछ लेगा। जैसे मैं बात करूँ असाइन, इसका दे दिया आपको अलॉट। ठीक है, असाइन का क्या दे दिया? अलॉट दे दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट वो दे देता है सबटाइटल। क्या वर्ड दे दिया? सबटाइटल। इसका पूछ लिया, सबटाइटल का पूछ लिया। देखिए असाइन का अलॉट समझ आ रहा होगा, सिनोनिम्स होते हैं। असाइन का मतलब भी वही होता है और उसके बाद आपका अलॉट का मतलब भी होता है असाइन कर देना, किसी को अलॉट कर देना। ये अलॉट आपने उसको देखा, एक वर्ड सुना होगा अलॉटमेंट, सुना होगा। अगर हॉस्टल वाले जो बच्चे हैं उन्होंने तो बहुत अच्छे से सुना होगा। अलॉटमेंट का वर्ड जो वर्ड होता है, और हॉस्टल नहीं जॉब में है जो, वो भी बहुत अच्छे से वर्ड से फेमिलियर होंगे। असाइन, अलॉट कर देना किसी को। उसके बाद सबटाइटल का पूछ लिया। सबटाइटल से आप क्या समझ रहे हैं? सबटाइटल, या फिर मैं कहूँ सब्स्टिट्यूट। मैं आपसे कह दूं सब्स्टिट्यूट एक वर्ड है, उसको मैं कह दूं। इसका जो आपको सिनोनिम्स होगा वो होगा रिप्लेस। समझ गए होंगे, सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस दोनों का मतलब एक ही होता है। ऐसे आपको वर्ड्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसका है, जो नेक्स्ट वन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नंबर क्या है? 8 नंबर है। 7 में आपको बता चुका हूँ। 8 नंबर पे जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। तो वो आप लिखिए। आप देखिएगा MU के पेपर जो प्रीवियस ईयर के, उस पर ये क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। गेम और गेमिंग प्लेस, ठीक है, गेम और गेमिंग प्लेस, ये क्वेश्चंस, या फिर मैं इसको कहूँ प्लेस ऑफ प्लेइंग। ठीक है, प्लेस ऑफ प्लेइंग, कुछ भी कहो, गेम और गेमिंग प्लेस या फिर प्लेस ऑफ प्लेइंग। इस पे आपको क्वेश्चंस MU के मिलेंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछा, यहाँ लिख दिया आपको क्रिकेट,
क्रिकेट लिख दिया और उसके बाद उसका क्या लिखा, पिच। उसके बाद वो आपसे पूछ लेता है हॉकी का। हॉकी का बताइए, क्रिकेट का जो गेमिंग प्लेस है वो क्या होता है, पिच होता है। उसके बाद वो क्या पूछ रहा है आपसे, हॉकी का पूछ रहा है। हॉकी का क्या होता है, हॉकी का सबको पता होगा, नहीं भी पता है तो ये आपको जितने भी गेम होते हैं वो सब याद करने हैं, और जो उनका गेमिंग प्लेस होता है या प्लेस ऑफ प्लेइंग होता है वो आपको याद करना है। हॉकी का क्या होता है, ग्राउंड, हॉकी का ग्राउंड होता है, ठीक है। ऐसे ही वो सारे गेम्स जितने भी होते हैं सबके आपको याद करने होंगे। जैसे आपका रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, सबको आपको याद करना होगा। जैसे एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज का प्लेस अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक्सरसाइज का वो क्या होता है, गेमिंग प्लेस क्या होता है। कुछ बच्चे कहेंगे कि जिम होता है, हाँ यही होता है ना, जिम होता है। कुछ बच्चे कहेंगे कि ग्राउंड होता है, कुछ बच्चे कहेंगे रनिंग पाथ होता है, रनिंग पाथ होता है ना। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के लिए जो उसका मेन गेमिंग प्लेस होता है, प्लेस ऑफ प्लेइंग होता है, वो आपका जिम होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन इसका दूर करिए आप। एक्सरसाइज के लिए जो आपका प्लेस ऑफ प्लेइंग होता है वो आपका जिम होता है, ठीक है। ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है एमयू के रिगार्डिंग या फिर किसी भी एंट्रेंस के रिगार्डिंग जिसमें वर्ड एनालॉजी पे क्वेश्चन होगा, वो आपसे गेम और गेमिंग प्लेस पे क्वेश्चंस जरूर करेंगे। तो आपको सबका याद करना है। क्रिकेट का तो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद जितने भी होते हैं गेम सबको आपको याद करना है, ठीक है। आगे हम आपसे बात करते हैं 9 नंबर पर, जो वर्ड एनालॉजी पे वो क्वेश्चंस आपसे करेगा। वर्ड एनालॉजी पे आपसे क्वेश्चंस वो आगे एक यहाँ पे भी बहुत करता है। एक एनिमल दे देगा, एनिमल, और उसका यंग वन क्या देगा, समझ रहे हैं, यंग वन से उसका आपको यंग वन दे देगा। मतलब एनिमल और उसका जो किड्स है, उसका जो बच्चा है, उस पर क्वेश्चंस कर लेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है, उसने डॉग का दे दिया, यहाँ पे आपको डॉग देगा, उसका क्या होता है सबको पता होगा, पपी होता है। नेक्स्ट कोई भी एक एनिमल आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगा, उसके आपको यंग वन बताना होगा। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ बियर, उसका यंग वन पूछ लिया। तो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सारे एनिमल्स के नाम आपको याद करना है, उसका यंग वन भी आपको याद होना चाहिए। तो सबको पता होगा बियर का क्या होता है, कब क्या होता है, बियर का जो यंग वन होता है उसको क्या कहते हैं, कब कहते हैं, ठीक है। मैंने पहले आपसे सबसे पहले किसकी बात करी, सबसे पहले मैंने आपसे बात करी कंट्री, कैपिटल और उनकी करेंसी। सेकंड मैंने आपसे जो बात करी, उसके बाद सेकंड वन जो मैंने आपसे बात करी थी वो आपसे बात करी थी मैंने स्टेट और उनके कैपिटल। उसके बाद मैंने आपसे बात करी एनिमल और एनिमल्स के आपसे एनिमल्स उनका मेल फीमेल पूछा था। उसके बाद आपसे उसकी बात करिए ऑक्यूपेशंस पूछा है, ऑक्यूपेशंस और उसके प्लेस क्या होते हैं, और गेम के प्लेस क्या होते हैं, एनिमल और उनका यंग वन क्या होता है। तो हमने जो वर्ड एनालॉजी पे बात करी है, 9 पॉइंट्स पे बात करी है। जो क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के मिलेंगे, इनसे बाहर वर्ड एनालॉजी पे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है जो मैंने 9 पॉइंट्स बताए। उसके बाद अब हम सेकेंड वन जो मैंने आपको बताया कि वर्ड एनालॉजी के बाद क्या बताया था, नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी पे आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए आइए अब नंबर एनालॉजी पे बात करते हैं। अब तक हम वर्ड्स पे बात कर रहे थे, सिर्फ हम वर्ड्स को देख रहे थे कि वर्ड्स पे जो 9 टाइप्स थे उस पे हम देख रहे थे कि क्या क्या होता है। अब लेकिन आगे हम किस पे बात करेंगे, नंबर एनालॉजी पे बात करेंगे, ठीक है। नंबर एनालॉजी पे अब हमको नंबर एनालॉजी के लिए क्या क्या याद करना है, सॉरी एक मिनट, सॉरी। चलिए नंबर एनालॉजी पे बात करते हैं। नंबर एनालॉजी पे हमको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए
इस पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको पता होना चाहिए। मैथ की टर्म्स हैं इवन और ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, आपने ये 5th क्लास से ही आप सीख रहे होंगे, और नहीं 3rd क्लास से सीख रहे होंगे इवन नंबर क्या होता है, ऑड क्या होता है। बहुत बेसिक टर्म्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, इवन और ऑड नंबर्स। उसके बाद आपको मल्टीपल और डिवीज़न ऑफ नंबर्स। सेकंड क्या, मल्टीपल और डिवीजन ऑफ नंबर। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ होता क्या है, सबको समझाता हूँ। उसके बाद आपको एक और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, एडिशन और सब्ट्रैक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। उसके बाद जो 4th वन है वो आपका होगा स्क्वायर क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब रूट, ठीक है। ये जो हम नंबर एनालॉजी पे बात करेंगे वो सिर्फ इन 4 पॉइंट्स पे आपके नंबर एनालॉजी होगी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका इस पे क्वेश्चंस बहुत होते हैं स्क्वायर और रूट पे, ये अभी बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं इवन और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, पहले आप उसको देख लीजिए, इवन और ऑड क्या होता है, ठीक है। सबको पता होगा इवन नंबर कौन से नंबर से होते हैं और ऑड नंबर कौन से नंबर से होते हैं। इवन और ऑड नंबर, ये 2 चीज़ें भी ये भी हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद मल्टीपल और डिवीजन ऑफ नंबर, मल्टीपल और डिवीजन ऑफ नंबर। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, तो 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, 2 × 1, 2 × 2 क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, 2 × 5 10 हो गया। 2 के सारे मल्टीपल्स होंगे, 2 4 6 8, ये सब क्या हो जाएंगे, 2 के मल्टीपल हो जाएंगे। उसके बाद डिवीज़न, डिवीज़न आप समझ रहे हैं, डिवीज़न ऑफ नंबर मतलब डिवाइड जो होता है उसका, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात करी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एडिशन क्या होता है और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। एडिशन क्या होता है, 2 + 2 = 4, इसको क्या कहते हैं हम, एडिशन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, 4 - 2 = 2, क्या होता है, ये सब्ट्रैक्शंस होता है, ठीक है। ये एडिशन हो गया आपका, ये सब्ट्रैक्शंस हो गया। बेसिक चीज़ें हैं, बस इन्हीं पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है आपकी स्क्वायर और रूट, क्यूब रूट। आपको 1 to 20 स्क्वायर और 2 to 20 स्क्वायर हो गया, 2 to 20 क्यूब रूट, ये आपको याद करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 नंबर्स ये हो गए। अब बात करते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर का मतलब होता है एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना सेम नंबर से, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 × 1 1 हो गया। फिर बात आती है 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 × 2 कितना होगा, 4। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ। स्क्वायर का जो वो होता है वो ये होता है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 3 का देखते हैं, 3 × 3, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा, 9। उसके बाद 4 का देखते हैं, 4 × 4 कितना हो गया, 16। उसके बाद 5 का देखते हैं, 5 × 5 कितना हुआ, 25। उसके बाद 6 का देखते हैं, 6 × 6 36। उसके बाद 7 का, 7 × 7 कितना होगा, 49। उसके बाद 8 का देखते हैं, 8 × 8 कितना हुआ, 64। उसके बाद 9 का देखते हैं, 9 × 9 कितना हुआ, 81। उसके बाद 10 का देखते हैं लास्ट में, 10 × 10 = 100। ये आपके क्या हो गए, 1 to 10 स्क्वायर रूट हो गई। ऐसे ही हमको 20 तक स्क्वायर रूट याद करने होंगे नंबर एनालॉजी के लिए। उसके बाद फिर क्या है, क्यूब रूट। क्यूब रूट भी हम देख लेते हैं, क्यूब रूट क्या होता है। देखिए
हम 1 से ही बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम स्क्वायर में क्या कर रहे थे, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन क्यूब रूट में क्या होगा, पहले बात है क्यूब रूट का सिंबल देखिए आप, ये होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है। अब हम 1 का क्यूब निकालते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो इसका क्या आ जाता है, 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही सारे नंबर्स का हम निकाल लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 1 का क्यूब, और ये हो गया आपका 2 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद 3 की बात करें, 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो गया आपका, ये हो गया 27, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, ये क्या हो गया, 3 का क्यूब। ऐसे ही सारे नंबर्स का हम निकाल लेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, और उसके बाद 16 4 जा आपका आ गया 64, ये आपका 4 का क्यूब हो गया। सेम यही हम 5 का निकाल लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका आता है 125, इसको ये क्या होगा, 5 का क्यूब रूट होगा। ऐसे ही मैंने आपको बताया 2 to 20 स्क्वायर रूट और 2 to 20 आपको क्यूब रूट्स याद करने होंगे नंबर एनालॉजी के लिए। ये 4 पॉइंट्स हैं, इसी पे क्वेश्चंस होंगे। अभी मैं क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ 1 by 1। पहले इवन और ऑड नंबर पे होंगे, फिर उसके मल्टीपल्स, डिवीजन नंबर्स, इस पे भी क्वेश्चन कर सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे भी क्वेश्चन कर सकता है, उसके बाद आपसे स्क्वायर और क्यूब रूट। मोस्ट प्रोबेबली जो एमयू में होता है, मैंने आपको बता ही दिया, स्क्वायर और क्यूब रूट पे बहुत क्वेश्चंस, अगर आपको नंबर सीरीज से क्वेश्चंस मिलते हैं, वो आपको स्क्वायर और क्यूब रूट से क्वेश्चंस मिलेंगे। और आपको इस पे जो ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे भी क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम नंबर एनालॉजी स्टार्ट करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं आगे क्वेश्चंस इस पे कराना स्टार्ट करता हूँ आपसे। ये आपको नंबर जो मैंने आपको क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स का बताया है, ये आपको सब याद कर लेना है, क्योंकि अगर आपको याद होंगे तो क्या होगा कि उसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बच जाएगा। और एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होते हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं कि आप कैसे टाइम बचा पा रहे हैं, कैसे टाइम आप सेविंग कर रहे हैं। जो टाइम सेविंग होती है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत एक अच्छा पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। जो टाइम बचा पाते हैं उनके लिए वो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जहां आपको टाइम देना है। तो रीजनिंग का मसला क्या है कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स दो ऐसी चीज़ें हैं कि ये प्रैक्टिस वाला मसला है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपका टाइम बच जाएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। नंबर सीरीज पे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पे 23 और उसके बाद आपका लिख दिया 13, 23, 13, 54, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप 23, 13, 54। अब सबसे पहले हमको ये वाला रिलेशन देखना है। क्वेश्चन जो पुट करा गया है, जो दिया गया है आपको, उसमें रिलेशन क्या है, ये 23, 13 कैसे आया। अगर आप ये फाइंड आउट कर देते हैं कि जो क्वेश्चन रीजनिंग में किया गया है, जो यहाँ पे लॉजिक आपका आ रहा है, इन दो का जो भी लॉजिक हो, जो भी रीज़न आपका है, रीजनिंग का मैंने आपको बार बार समझा दिया है कि अगर आप रीज़न और उसका लॉजिक समझ पा रहे हैं तो आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 23 दिया, 13 दिया, उसके बाद आपको 54 का पूछा है। 4 ऑप्शन आपके होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन यहाँ हैं, तो आप ऑप्शन देखिए और करिए क्वेश्चंस कैसे हो सकता है। ट्वेंटी 23 के बाद 13 दिया, क्या 23 किसी का स्क्वायर होता है? जो मैंने 4 चीज़ें बताई उसके पे अगर हम जाएं तो 23 और 13 दिया है, कि आप सोचिए क्या इसका कोई ये स्क्वायर हो सकता है? देखिए मुझे एक सिंपल सा इसमें डिफरेंस दिख रहा है, 23 और 13, इनमें डिफरेंस कितना है? देखिए कितना डिफरेंस है 23 और 13 का, 10 दिख रहा है। उसके बाद अगर 54, जो 54 है, हम उसमें से 10
घटा देते हैं तो कितना आता है, 10 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आता है, 44 आता है। ठीक है, 44 क्या हमारे ऑप्शन में है, हाँ है। तो हमने रीज़न देखा, लॉजिक देखा कि जो पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा था 23 का 13 जो दे रखा था वो कैसे दे रखा था, उसका हमें लॉजिक समझ में आया। 23 और 13 में जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन हमसे पुट करा गया है 54 में से हम वो सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, वो लॉजिक हम लगाएंगे, वो रीजनिंग हम अपनी अप्लाई करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि उसमें से जब तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको नंबर एनालिसिस में मिलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस पे सेकंड क्वेश्चन है, इसको आपका यहाँ पे दे रखा है 14, उसका 2 to 5, उसके बाद दिया 17 और ये आपसे पूछ लिया। ठीक है, करिए क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। 14 का 25 दिया और 17 का आपसे पूछ लिया है। ऑप्शन आप देखिए, ये आपके 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन की हेल्प लीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। ठीक है, 14 का 2 to 5 और 17 का क्या है। देखिए आपको ये 2 to जो 5 है, 2 to 5 जो है 225, ये क्या किसी का स्क्वायर होता है? अभी हम अगर हम स्क्वायर सब लिख लेते 20 तक तो हम इस क्वेश्चंस को बहुत इजी कर सकते थे। 2 to 5 जो होता है ये आपका 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 14 है। तो कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ लॉजिक इसका है। तो वो लॉजिक क्या है, जब यहाँ पे 14 दे रखा है, 14 उसमें क्या करा इन्होंने, 1 ऐड किया और उसका स्क्वायर कर दिया। 14 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 2 to 5। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट किसका करना है, 17 का करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 17 लेंगे, 17 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आप देखिए कि 18 का स्क्वायर कितना होता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, 20 तक स्क्वायर याद करना है। अगर आपने 20 तक स्क्वायर याद कर लिए तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि जो 18 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 324 होता है। इसमें कोई दिक्कत आपको? देखिए दोबारा सुनिए, स्क्वायर पे क्वेश्चंस पूछा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर या रूट्स पे क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं। इन्होंने पहले 14 का 225 लिखा, तो हमको ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या सकता है, बट इतना जरूर समझ में आ रहा है कि जो 225 है वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है, जब मैंने देखा कि 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ नंबर जो है वो 14 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में करा क्या गया है कि उन्होंने 14 में 1 ऐड किया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो यही सेम चीज़ हम इस पे अप्लाई करेंगे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 17 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हमको स्क्वायर हमको याद है 1 to 20। ठीक है, तो हम आराम से फाइंड आउट कर लेंगे कि जो 18 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 324 होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन किस पे दिया था उन्होंने, पहला क्वेश्चन दिया था डिफरेंस पे, या फिर हम बात करें सब्ट्रैक्शंस या एडिशन पे दिया था। क्यों? क्योंकि 10 का गैप दिया था, कहीं ना कहीं हम सब्ट्रैक्ट करके ही पता कर रहे थे कि पहला क्वेश्चन का जो लॉजिक क्या था वो सब्ट्रैक्ट या एडिशन पे था। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पुट करा है वो आपसे स्क्वायर पे किया है। ठीक है, स्क्वायर पे क्वेश्चन किया है। तो आइए थर्ड क्वेश्चन इस पे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, आप सॉल्व करिए उसे। वन 102। ठीक है, फोर्टी का 11 दे रखा है, 102 का पूछा है। ठीक है, 40 का 11 दे रखा है और 102 का पूछा है। ऑप्शन लिखिए। आपका ए ऑप्शन दे रखा है 49,
बी दे रखा है 52, सी दे रखा है 65, डी दे रखा है आपका 85। 40 का 11 दिया है, 102 का आपसे पूछा है। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। क्या आपको कोई लॉजिक इसमें नज़र आ रहा है? इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक समझ आ रहा है कि क्या लॉजिक हो सकता है? 40 का 11 है, 102 का, इसमें से क्या हो सकता है? देखिए बताइए कुछ अगर लॉजिक आपको समझ आ रहा हो। ट्वेंटी का आपका 11, अरे ये रॉन्ग डिजिट हो गया यहाँ पे, ये 20 का 11 है, 20 का 11 है। देखिए अब बताइए, वो 40 रॉन्ग डिजिट हो गया था, 20 का 11 है, 102 का आपसे पूछा है। 20 का 11 कैसे हो सकता है? देखिए इन दोनों का रिलेशन देखिए आप, इसमें कितना गैप दिख रहा है? 9 का दिख रहा है, लेकिन 102 से हम अगर 9 का गैप देखें तो हमें कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। ये वाला मेथड हमारा इस पर नहीं अप्लाई हो सकता। उसके बाद देखिए 20 का हाफ कितना होता है? 20 का हाफ कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना है हमारा? 11 है, तो कहीं ना कहीं हम क्लोज पहुँच चुके हैं उसके। 20 का हाफ 10 होता है, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा? 1 ऐड कर दिया। चलिए जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है अब उस पर अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। 102 का हाफ कितना होता है? 102 को जब इससे हम करेंगे कितना होता है? 51 होता है, और उसमें एक 1 ऐड करना है तो कितना हो गया? 52 हो गया। ये आपका 52 क्या किसी ऑप्शन में 52 है? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए अब पहले आपको दिमाग लगाना है कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो क्वेश्चन फ्रेम किया है क्वेश्चन बनाने वाले ने, उसने कौन सा लॉजिक उसमें दिया है, वो चीज़ हमको पकड़नी है। हम देख रहे हैं कि 20 और 11, 20-11 में जो गैप है वो 9 का गैप है। जो अगर हम गैप पे बात करें, दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 है। लेकिन 102 में अगर हम 9 का गैप देख रहे हैं तो कहीं से कहीं तक कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये वाला लॉजिक उन्होंने अप्लाई किया है। लेकिन जब हम सेकंड चेक कर रहे हैं कि 20 का हाफ कितना होता है? 10 होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 11 दे रखा है, तो हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। उसके बाद 102 का जो हाफ होता है वो कितना होता है? 51 होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो जो हमने पहला चैप्टर करा है उसमें हमने 2 पॉइंट्स पे बात करी है। आज हम 2 ही उसके बाद ये चैप्टर क्या कहते हैं कि लेक्चर यही ख़त्म करेंगे। जो इसका पार्ट्स जो बच गए हैं वो सेकंड लेक्चर में करेंगे। अभी हमने आपको रिमाइंड करा दूं, वर्ड एनालॉजी पे बात करी थी, और उसके बाद आपकी सेकंड जो हमने बात करी है आपके नंबर एनालॉजी पे बात करी है, ठीक है। सेकंड वीडियो में हम जो 2 सेकंड पार्ट बच चुके हैं, लेटर्स एनालॉजी और उसके मिक्स एनालॉजी, उन पे बात करेंगे। आप बने रहिएगा। इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम कंप्लीट करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।